अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिगर की बीमारियों में ख़ातर ख्वाह इजाफ़ा हो रहा है जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। हर साल हज़ारों लोग जिगर की बीमारियों का शिकार होते हैं जिनमें से तो बहुत की तशख़ीस ही नहीं हो पाती। हमारी नाक़स खुराक, लाइफस्टाइल जिगर की बीमारियों की अहम वजूहात हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी भी जिगर की बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, जब इंसान का जिगर बिल्कुल नाकारा हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एक वाहिद हल रह जाता है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हर बड़े शहर में कामयाबी के साथ हो रहा है और आज बात करेंगे जिगर की बीमारियों पे और लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अकरम, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बरह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए दोहरा रहा हूँ, 051-233-1676। आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारा मौजू है लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं और लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिसमें फिर कोई दवाई काम नहीं करती और फिर फाइनल एक हल होता है कि अब उसको ट्रांसप्लांट ही कराया जाए? शुक्रिया मदऊ करने के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइज़ किया जाता है, उसके अंदर जो मेन वजूहात हैं वो हैं जो हेपेटाइटिस बी, जो हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं, वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और इसके साथ जो इस वक्त मोस्ट कॉमनली राइजिंग प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे के अंदर वो है फैटी लिवर डिजीज़। ये तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो कि जिगर को सुकड़ देती हैं और सुकड़ने के बाद जिगर इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि जिगर अपना जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं कर पाता। जिगर के सही तरीके से फंक्शन न करने की वजह से जिगर जो है वो हो जाता है। और दूसरा जो मेन मसला जिगर के अंदर पैदा होता है उसको कहते हैं जिगर का कैंसर होना। अगर जिगर का फेल होने की कुछ कैटेगरीज़ होती हैं, उसको हम ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेडिसिन से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती तो तब हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और सी ख़ास तौर पर जो हैं, तो क्या जब ये इंसान को बी और सी होता है तो उसकी कोई ऐसी अलामत उसको नज़र नहीं आती हैं कि वो उसको इतना प्रोलॉन्ग कर देता है कि उसके जिगर को बिल्कुल नकारा कर दे? मोस्ट केसेस के अंदर जिगर जब हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी होता है तो उस वक्त उसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इसकी अलामत ज़ाहिर भी होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है जो अलामत ज़ाहिर होती है वो होती है पीलियापन। आँखों के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है, पेशेंट को बुखार होता है, लूज स्टूल्स या डायरिया जिसको कहते हैं वो होता है, पेट में दर्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो आम पब्लिक आम तौर पे इसको पीला यरकान समझ के तो किसी हकीमी टोटकों या किसी ऐसे मतलब पीर फ़कीर के पास जाते हैं जो कि तावीज़ गंडे या कोई कहते हैं कि जिगर की गर्मी हो गई है तो कोई मशरूबात से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। और इसकी ये जो अलामात हैं ये वक्त अगर ये कुछ ना भी किया जाए तो ये वक्ती तौर पे ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। और पेशेंट के अंदर अगर इसका कोई इलाज नहीं किया जाता जिसको साइंटिफिक इलाज कहा जाता है तो ये जिगर के अंदर स्टे करता है और जिगर को फिर स्लो डैमेज करता रहता है, ऑन गोइंग डैमेज रहता है। तकरीबन 15 से 20 साल लेता है जब ये जिगर को इस हद तक डैमेज कर देता है कि जिगर सिकुड़ जाता है और जिगर के अंदर फेलियर या जिगर के अंदर कैंसर पैदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी कैंपेन चलाई गई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के हवाले से और लोगों में खासी अवेयरनेस भी दी गई, तो क्या आपने क्या नोट किया कि क्या लोगों में इस ये बात का ट्रेंड डेवलप हुआ है कि लोग इसकी वैक्सीन लगवाना पसंद करते हैं? जी हेपेटाइटिस अब जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए हैं उससे बहुत पॉजिटिव नताइज हमें मिले हैं। हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी का जो तनासब है वो पहले की निस्बत बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो का इलाज जो पहले था वो काफ़ी मुश्किल और पेचीदा होता था। उसके अंदर कुछ इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते थे जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे आते थे तो मरीज़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो या तो वो आधे रास्ते में इलाज छोड़ देता था तो या फिर ये है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ख़ुद उसका इलाज छोड़ देते थे।
اب دوائیاں ایسی آ چکی ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج جو ہے وہ مکمل طور پہ کر دیا جاتا ہے، اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے عام طور پہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن بہت اچھی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی پریونشن بہتر ہو جاتی ہے پیشنٹ کی ہیپیٹائٹس بی سے، اور دوائیاں بھی ہیپیٹائٹس بی کی ایسی موجود ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی کو بہت حد تک کنٹرول رکھتی ہیں، جس کے وجہ سے مریض جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سے جو ہیپیٹائٹس بی ہونے کے باوجود جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں رہنے سے اور نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ نارملی تو پتہ نہیں چلتا کہ شروع کی جو علامات ہوتی ہیں، تو کیا آپ نے نوٹ کیا کہ مریض اسی وقت آپ کے پاس آتے ہیں جب وہ جگر مکمل نکارہ ہو گیا ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ریگولر چیک اپ کروایا جا سکے اور کوئی اس کا اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو علاج کیا جا سکے۔ جب ہمارے پاس مریض پریزنٹ کرتا ہے تو عام طور پہ جگر ان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دوائیوں کے ساتھ علاج کر سکیں، یا اس کے اندر کینسر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یا ارلی سائنز آف لیور فیلئر ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ لیور سروسس تک پہنچ چکا ہوتا ہے، جگر سکڑ چکا ہوتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ جگر سکڑ جاتا ہے، اس کو نارمل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی دوائی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے کہ جو کہ اس کو نارمل سائڈ پہ، مطلب جگر کو واپس نارمل سائڈ پہ لے کے آ سکے۔ تو اس وقت تک جگر سکڑنے کے بعد پھر ہمارے پاس یہی حل ہوتا ہے کہ ہمیں ٹرانسپلانٹ کی طرف ہی جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پی ایم ڈی سی جو ہے وہ کویکس کے خلاف کچھ ایکشن تو لے رہی ہے، لیکن ابھی بھی معاشرے میں یہی ٹرینڈ پایا جاتا ہے جی کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے جی، اور جو آپ کے کویکس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پبلک کے اندر کیا ٹینڈنسی ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یا ابھی بھی بہت ساری پبلک حکیموں کے پاس جا رہی ہے؟ دیکھیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری پبلک جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، تو جب ہیلتھ پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت آتی ہے تو پیشنٹس کے چونکہ روزمرہ کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے، تو پیشنٹ پریفر کرتا ہے کہ اگر کچھ ایسے طریقے ہو جائیں جو کہ فار دا ٹائم بینگ اس کو ریلیف مل جائے، تو وہ اس چیز کو زیادہ آپٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پراپر چیک اپ کے لیے جائے اور پراپر انویسٹیگیشنز اور پراپر علاج پہ جائے۔ تو ابھی تک بھی کویکس کا ٹرینڈ ہے، حکومت کو اس پہ مزید اور اس پہ زیادہ کریک اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کویکس کو کسی حد تک ان کی جو بھی پریکٹس وہ کر رہے ہیں اس کو کم کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور سائنٹیفک بنیادوں پہ جو بھی اصول ہیں علاج کے ان کو جو ہے وہ نافذ العمل ہونا چاہیے، تاکہ مریضوں کی زندگی کے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اس میں کتنے % آپ کہتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہمیں ہو رہی ہے؟ سر، لیور ٹرانسپلانٹ کو جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نا ہم جب، تو اس کو ہم سروائیول ریٹ دیکھتے ہیں ایٹ 1 ایئر سروائیول، 5 ایئر سروائیول اینڈ 10 ایئر سروائیول۔ جو 1 ایئر سروائیول ہے پیشنٹس کا لیور ٹرانسپلانٹ کا، تو 90% ہے، اور جو 5 ایئر سروائیول ہے وہ آلموسٹ 80% ہے، اور جو 10 ایئر سروائیول ہے وہ 60 to 70% ہے۔ مطلب خاطر خواہ امپرومنٹ ہے یہ۔ اگر آپ 100 مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے، تو 10 سال بعد دیکھیں تو 60 سے 70 مریض وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، حسن علی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ میرے نا پرابلم ہے کہ اونچی بولیے ذرا۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں نا، کھانا اسپیسیفکلی روٹی وغیرہ بھی کھاتا ہوں، اس کے بعد سے میرے اسٹمک جو ہے نا وہ بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے اور بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب میں روٹی کی مقدار زیادہ کرتا ہوں نا اپنے کھانے میں، تو مجھے نا عجیب سی بھاری پن سا، عجیب سا چڑچڑا پن سا موجود رہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، روٹی کھانے اور چڑچڑا پن کا تعلق عام طور پہ اگر آپ کا اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کو ہم IBS کہتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم، یہ اسپیشلی پرسنالٹی اور سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تو ان کو کسی اپنے پراپر کسی بھی معالج جو مستند معالج ہے ان سے ملنا چاہیے،
اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پھر اس کا پراپر حل اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی irritable bowel syndrome ہے تو جو بھی اس کی ریزن ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے اور پھر اس طرح سے ان کی اس چیز کو قابو کیا جا سکے. مطلب اس کے لیور سے کوئی تعلق نہیں لیور ہے سے تعلق نہیں کہ کھانا کے بعد پیٹ بوجھل ہو جانا یا تھوڑی سی کوئی جلن عام محسوس طور پہ ہونا. ایسا نہیں ہوتا. لیور کی پرابلم کے اندر کھانے کے بعد پیٹ بوجھل ہو جائے. کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں پتے میں پتھری ہے تو اس کو ایسے ہاضمے کا جو مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو پیشنٹ پرسیو ایسے کرتا ہے کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد بوجھل پن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو الٹرا ساؤنڈ اور کچھ ٹیسٹ جس بھی مستند معالج کے پاس جائیں گے وہ ان کی جب ٹیسٹ کریں گے اس کے اندر یہ ٹیسٹ ان کے شامل ہوں گے تو ان میں جو بھی ریزن ہوگی نظر آ جائے گا. لیکن پتھری میں تو پین بھی ساتھ آئے گا نا ساتھ. سر بہت ساری اس دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پتھری میں پین نہیں ہوتا اور ہاضمے کے مسئلے مسائل ذرا پیشنٹس کو زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا تو اس میں پرابلم یس پین ہوتا ہے ضرور لیکن ضروری نہیں کہ ہر مریض کے اندر پین بھی ہو اور دونوں کچھ کے اندر پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کچھ ہاضمے کے مسئلے. لیکن پتھری بھی ہوگی تو نظام ہضم خراب ہوگا. جی جی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ آیا آپ نے اس کو سارا ایگزامن کیا اور آپ نے اس کو سجیسٹ کر دیا کہ آپ نے جگر آپ کا اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا اور اس کا یہی حل ہے تو پھر اس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کو آپریشن کروانے کے لیے؟ سر ہمارا جو یہ پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ لیور فیلئر کی کون سی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اے بی اور سی کیٹیگری کے اندر. سی کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر اگر صرف لیور فیلئر ہے تو اس کو ایز سون ایز پاسبل لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے. اچھا. بی کیٹیگری اے اور سی کے درمیانی والی کیٹیگری ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کی کوالٹی آف لائف کیسی ہے. اگر تو کوالٹی آف لائف اس کی بہت زیادہ امپیئرڈ ہے تو اس صورت میں اس کو ایز سون ایز پاسبل ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے. اور اگر کوالٹی آف لائف اس کی ٹھیک چل رہی ہے اور دوائیوں سے اس کا گزارا ہو رہا ہے تو جتنا وہ لنگر آن کر سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے گزارا کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ لیور فیلئر جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا علامات آتی ہیں؟ لیور فیلئر کی جو علامات ہیں اس کے اندر پیٹ کے اندر پانی پڑنا، آنکھیں پیلی ہونا جس کو جانڈس کہتے ہیں، خون کی الٹی، کالے پخانے، بے ہوشی غشی غنودگی کا دورہ ہونا، خون پتلا ہو جاتا ہے، ٹانگوں پہ ورم آ جاتا ہے اور تو ٹانگوں پہ ورم آ جاتا ہے جس کو سوزش بھی کہتے ہیں، یہ ٹانگیں سوج جاتی ہیں اور خون پتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے اندر کمزوری، نکاہت، یہ والی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو لیور فیلئر کہتے ہیں. اچھا یعنی اس کے بعد اس کی جان کو خطرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ پراپر علاج نہیں کرے گا اور دوائی نہیں لے گا تو کسی بھی وقت اگر فرض کریں اس کو اپر جے بلیڈ جس کو خون کی الٹی یا کالے پخانے کہتے ہیں آنا تو وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب ہم بچپن میں جب شاید ابھی ہیپاٹائٹس سی وغیرہ ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو ہم سنا کرتے تھے جی فلاں کو خون کی الٹی آئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لیور ہی بلیڈ کر جاتا تھا. موسٹ پروبیبلی لیور کی وجہ سے جو خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں لیور سکڑنے کی وجہ سے ادھر سے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی تھی اور جو کہ الٹی کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا یا پھر کالے پخانے تھے. جب بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پیشنٹ شوق میں چلا جاتا ہے. شوق میں جاتا ہے تو اگر اس کو بعد وقت طبی امداد نہ پہنچائی جائے تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کیٹیگری سی کے پیشنٹ کی جس کو آپ نے کہا جی کہ اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ فوری آپ نے اس کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے. اب ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے، اس کے لیے پیسے بھی خاصے ریکوائر ہوتے ہیں، تو کیا اس کے پاس کچھ ٹائم اس کو کسی الٹرنیٹیو طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کو پیسے اکٹھے کر لے یا وہ تھوڑا سا ٹائم لے، اس کا ٹائم کہ اس کی جان بھی بچی رہے اور وہ اپنا انتظام بھی کر لے سارا؟ جی لیور سی کیٹیگری کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں اس کو دوائیاں تو جو بھی لیور کی پروٹیکٹیو دوائیاں یا دو لیور کی کمپلیکیشن کی صورت میں جو ان کمپلیکیشنز کو مینیج کرنے کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ دوائیاں تو پرسکرائب کی جاتی ہیں. اگر اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہاسپٹل کے اندر داخل بھی کیا جاتا ہے. اور مین وائل اس کو بہت سارے اب پاکستان کے اندر سینٹرز اور حکومتی اقدامات کی وجہ سے یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ فنڈڈ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. کچھ سینٹرز ہیں جو کہ یہ فنڈڈ ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں تو وہاں پہ پیشنٹ کو بھیجا جا سکتا ہے اور پیشنٹ وہاں پہ اگر کروانا چاہے تو اس کو وہ فیسلٹی اویلیبل ہو تو وہ کروا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کمپیئر کریں یورپین کنٹری کے ساتھ تو کیا ہمارے یہاں پہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اس کے وہ پورے پروٹوکولس پورے کیے جاتے ہیں، وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کہ یورپی ممالک میں موجود ہیں؟ جی الحمدللہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جتنا بھی پری آپریٹیولی یعنی کہ آپریشن سے پہلے، آپریشن کے دوران اور آپریشن کے بعد کی جتنی بھی سہولیات چاہیے ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر تقریباً ہر سینٹر کے اندر موجود ہیں. اور جتنے بھی سینٹرز کر رہے ہیں ان کے رزلٹس جو ہیں وہ کمپیریبل ہیں یورپین اور امریکن اسٹینڈرڈس کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم ایک بندہ دوسرے کو جگر ڈونیٹ کرتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی فیملی کا ہی بندہ ہو؟
اس کو میں ڈیوائڈ اس طرح سے کروں گا کہ ریلیٹیوز کو ہم دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ریلیٹیوز وہ ہوتے ہیں جو کہ بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, اور ایک ریلیٹیوز وہ ہوتے ہیں جو لیگل ریلیٹیوز ہوتے ہیں. بلڈ ریلیٹیوز کو پھر آگے دو کیٹیگری کے اندر فردر ڈیوائڈ, کلوز ریلیٹیوز اینڈ نان کلوز ریلیٹیوز. کلوز ریلیٹیوز کے اندر آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, بیٹا بیٹی یہ آ جاتے ہیں. جو نان کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے بھانجا بھانجی, بھتیجا بھتیجی, خالہ خالو, ماموں چاچو پھوپھو, یہ والے رشتہ دار آتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کے بلڈ ریلیٹیوز. لیگل ریلیٹیو سے مراد آپ کی یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ایک آدمی کی شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے, جو وائف ہے ان کی, وہ ان کی بلڈ ریلیٹیو تو نہیں ہے لیکن وہ لیگل ریلیٹیو ہیں. اب وہ وائف کے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے, اگر ان کو فرض کریں اپنی فیملی کے اندر کوئی ایسا ڈونر نہیں ملتا جس کو جو ان کو ڈونیٹ کر سکتا, تو اپنی وائف کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے بھانجے بھتیجے یا بھائی بہن, وہ سارے بھی اس پیشنٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو لیگل ڈونیشن کہا جاتا ہے, لیگل ریلیٹیو ڈونیشن. یعنی ضروری ہے کہ ریلیٹیو ہی کرے گا؟ ہاں جی, پاکستانی قانون کے مطابق ضروری ہے کہ اس کا ریلیشن ثابت ہونا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ بلڈ ریلیشن ہو چاہے لیگل ریلیشن. یعنی کوئی جو تھرڈ پرسن ہے وہ نہیں کر سکتا؟ نہیں, آؤٹ آف فیملی جو ہے نا, آؤٹ آف فیملی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا نان ریلیٹڈ پرسن ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کی ایک مین کاز جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, تو آپ ہمارے معاشرے میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب اتنی اویئرنیس کے باوجود یہ دونوں جو ہیپیٹائٹس ہیں ان کے پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اب کافی حد تک کم ہو چکا ہے. اس میں میں کانگریچولیٹ کروں گا حکومت کو اور ڈاکٹرز کو اور ایسے اداروں کو جو کہ یہ اویئرنیس پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی جو پھیلنے کی وجوہات ہیں. جو اس میں مین وجوہات تھیں یہ کہ حجام کے پاس جب جاتے تھے تو وہ ایک ہی اس طرح سے یا کسی چیز سے وہ سب کی حجامت کر رہا ہوتا تھا اور بلیڈ چینج نہیں کیا جاتا. اس پہ کافی حکومت نے یعنی کہ اویئرنیس کریٹ کی, تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں کافی حد تک چینج ہو چکی ہیں. استعمال شدہ سرنجیں جو کہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو استعمال ہوتی, وہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کی وجوہات بنتی تھیں ایک سے دوسرے حصے کو پھیلنے کے لیے. تیسری چیزیں جو تھیں وہ ڈاکٹرز کے تھے, جو ڈاکٹرز خود اس کے اندر شامل تھے, جو کہ انسٹرومنٹس کو صحیح طریقے سے پراپر اسٹرلائزیشن نہیں ہو پاتی تھی, اور وہ ایک مریض کو جو ہیپیٹائٹس بی یا سی سے متاثر ہے, وہ اس سے انسٹرومنٹس جب دوسرے مریض پہ استعمال ہوتے تھے تو اس کو ٹرانسفر کیا جاتا. اور چوتھی چیز تھی وہ نان سیف سیکس تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈائگنوز کر لیا ایک بندے کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے. ایک کالر ہمارے سے اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر کیا حال ہے آپ کی, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے. جی جی. بیسیکلی مجھے مور دین 10 ایئرز ہو گئے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. ہاں, تو میں کیا پیرامیٹرز یا میئرز لوں, کیا احتیاط کروں کہ میرا جگر سیف رہے؟ ظاہر ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے وہ افیکٹ تو مجھے ہوگا نا, تو کیا میئرز ہیں کہ میں اپنے لیور کو سیف رکھ سکتی ہوں؟ جی آپ یہ بتائیے ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے؟ سر مجھے ٹائپ 1 ٹائپ 2 مکس ڈائبٹیز ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج 35. ینگ ایج کے اندر ان کو ڈائبٹیز ہے. اچھا اس طرح سے ہے کہ ڈائبٹیز کے اندر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے اور اسٹرکٹ کنٹرول آف دا ڈائبٹیز, کیونکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے فیٹی لیور کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا. ہاں جی, اور اگر آپ فیٹی لیور ہوتا ہے تو وہ اٹ از ایز ڈینجرس ایز ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی. لانگ اسٹینڈنگ فیٹی لیور جو ہے وہ جگر کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی لیور سیروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی ڈائبٹیز کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں اور میڈیسن ٹائم پہ لیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے اس سے پروٹیکٹیو افیکٹس آئیں گے آپ کے لیور پہ. ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ ابھی تو آج کے معاشرے میں اب دیکھیں تو میرے خیال ہے بہت سے لوگوں میں فیٹی لیور پایا جا رہا ہے. جی آج کل فیٹی لیور جو ہے اس وقت ایپیڈیمک ہے, بلکہ انفیکٹ پینڈیمک ہے. آل اوور دا ورلڈ اوبیسٹی اور فیٹی لیور بہت زیادہ رائز کر چکے ہیں. تو اس کا جو مین وجہ ہے وہ ہماری لائف سٹائل ہے. تو اس کا جو مین حل ہے وہ آپ کا لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہے. آپ ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں, جس طرح سے فیٹ آپ کے باقی حصوں سے موبلائز ہوتا ہے, اس طرح سے لیور سے بھی موبلائز ہوتا ہے. لیور کے اندر فیٹ کا آنا یہ ایک ان انوائٹیڈ گیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب لیور کے اندر فیٹ نہیں ہوگا, ان انوائٹیڈ گیسٹ نہیں ہوگا, تو پرابلم نہیں ہوگی, فیٹی لیور نہیں ہوگا اور چیزیں جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہیں گی.
नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अमजद सलामत साहब ने, माहिर इमराज मेद और जिगर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, आपसे ही हम बात करते हैं कि अभी बात कर रहे थे हम जिगर की बीमारियों के हवाले से। अभी डॉक्टर साहब ने कहा जी मेन जो पाकिस्तान में जिगर के ख़राब होने की रीज़न है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, और आपका चूँकि पर्टिकुलर एक शोबा है, आप रोज़ इसके बहुत से पेशेंट्स भी देखती हैं। ये हेपेटाइटिस बी और सी के अलावा और जिगर की कौन कौन सी बीमारियाँ पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं? जी, आजकल जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि लोगों का वज़न ज़्यादा होना शुरू हो गया और हमारे मुल्क में शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी को बैठे हाँ जी हाँ। तो शुगर और वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो सबसे बड़ी बीमारी अभी देखी जा रही है और जो अभी बढ़ती जा रही है वो उसे हम कहते हैं फैटी लिवर। और फैटी लिवर की वजह से फिर पहले तो फैट जमा होती है, फिर उसके बाद उसको डैमेज होता है। 15% लोगों में उसी तरह ये सिरोसिस करती है, जिसका मतलब है जिगर सुकड़ जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। और क्योंकि जो तादाद है मरीज़ों की इस मर्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और इसका जो फ्यूचर में और मुस्तकबिल में इसका बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि हम ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखेंगे। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो गया है या सी हो गया है, क्या वो रिवर्सिबल है या कि फिर हम ये उस पर सोच लेते हैं, ये ज़्यूम कर लेते हैं कि ये फाइनल कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा? जी नहीं, अब आजकल बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ आ गई हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, ख़ासकर जो है पिछले जो चंद 10 साल में बहुत ज़्यादा इस पर एडवांसमेंट हुई है। और ये जो मेडिसिन है जो हेपेटाइटिस सी के लिए हम देते हैं, 3 महीने का इलाज है, उसके साथ 90-95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सिर्फ वो मरीज़ जिनको पता नहीं चलता, वो अपने आप को टेस्ट नहीं उन्होंने कभी कराया होता, उनका हेपेटाइटिस सी चलता रहता है और वो भी 10-15 साल बाद फिर वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ या उसके साथ हमारे पास आते हैं। हेपेटाइटिस बी भी जो है उसके लिए भी बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ भी हैं और सिर्फ ये है कि क्यूरेटिव नहीं है, वो लेनी पड़ती हैं काफ़ी अर्सा, और उसके साथ दबा रहता है मर्ज़, और उसके साथ भी जिगर को नुकसान नहीं पहुँचता। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कम से कम हर आदमी एक दफ़ा अपने आप को ज़रूर हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट करवाए, क्योंकि हमारे मुल्क में तकरीबन 10% यानी कि हर 10 में से एक आदमी को ये है। अगर टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा और ये मर्ज़ जो है फिर प्रॉब्लम नहीं करता। डॉक्टर साहब, अगर किसी को सिरोसिस स्टार्ट हो गया है तो उसके क्या सिम्टम्स सामने आने शुरू हो जाएंगे? जी, शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो उसको हम कॉम्पनसेटेड सिरोसिस कहते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस वक्त फिर पेट में पानी पड़ जाता है, पीलिया यानी कि आँखें पीली हो जाती हैं, खून की उल्टी आ सकती है, पाँव सूज जाते हैं, और कई दफ़ा नींद बेहोशी से आ जाती है, नींद ख़राब हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, थकावट होती है और जिस्म का और रंगत भी चेंज हो जाती है। सो ये वो जो अलामात हैं जो कि जब सिरोसिस एडवांस हो जाए तो फिर होता है। या अगर खुदा न खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन जो कैंसर है वो हो जाए तो फिर दर्द भी शुरू हो जाता है, वज़न काफ़ी गिर जाता है और मरीज़ जो है वो काफ़ी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के लिए जो शख्स अपना जिगर डोनेट करता है, क्या उसकी सेहत पे भी कोई असरात पड़ते हैं? बाय एंड लार्ज लिवर डोनेशन का जो अमल है ना, वो एक सेफ सर्जरी है। तकरीबन 99% चांसेस यही है कि पेशेंट नॉर्मल रिकवर करता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। और जो लिवर उससे लिया जाता है उसका भी साइज़ ग्रो करके उस तकरीबन अपने नॉर्मल रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका लिवर ठीक हो जाता है। तो बाय एंड लार्ज इस पर कोई ऐसा मेजर इश्यूज़ वगैरह नहीं पड़ते जो भी पेशेंट डोनेट करता है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम अपने लाइफस्टाइल की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे और डेफिनेटली हमारा बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो गया हुआ है, वर्जिश ख़त्म हो गई हुई है, डाइट चेंज हो गई हुई है। तो क्या ये जो हमारी डाइट, जैसे फास्ट फूड बहुत रुझान हो गया है, बच्चे आजकल रात के 2 बजे उन्होंने डील मंगवानी होती है, तो क्या ये सारी जो चीज़ें ये भी लिवर को इफ़ेक्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल। जो देखा ये गया है कि पहले बहुत डॉक्टर साहिबान का भी ख्याल था और मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट जो है मुख्तलिफ चीज़ें ट्रीट करते थे। दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये अलग-अलग चीज़ें समझी जाती थी। लेकिन अभी जो पिछले 5-6 साल में रिसर्च हुई है, पिछले 10 साल में जो रिसर्च हुई है, उसके साथ एक बहुत अहम चीज़ जो है डॉक्टर्स ने भी डिस्कवर की है और सारी दुनिया में बाकी लोगों ने भी मुख्तलिफ शोबों में डिस्कवर की है, वो ये कि ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं। इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर वज़न ज़्यादा होगा तो फिर दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं
اور ان سب کا تعلق جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ وزن زیادہ ہونے سے. اور وزن زیادہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ تو جیسا آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ نمبر 1 ہمارا جو ماحول چینج ہو گیا, ہماری ڈائٹ چینج ہو گئی ہے, ہمارا ماحول چینج ہو گیا ہے, اور جو ہم بغیر سوچے سمجھے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, مثلاً کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں یہ, اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے فن فوڈ کے طور پہ, لیکن جس طرح آپ نے کہا ہمارا 24 آورز لائف ہو گئی ہے, نیند ٹھیک نہیں ہے, اس کے بعد ایکسرسائز نہیں رہی, اس کے بعد سوشلائزیشن نہیں رہی, سوشل میڈیا پہ ہم رہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت اہم ہیں. ہمارا یہ خیال تھا جو بڑے کہتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ صرف باتیں ہیں, لیکن ابھی یہ سائنس نے بھی پروو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں, اور یہ اگر ہم ان انوائرمنٹل فیکٹرز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دین وی آر فائٹنگ, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں لوزنگ بیٹل, یعنی کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم جیت نہیں سکتے. اور اسپیشلی وہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں جن کے ریسورسز کم ہیں, ایجوکیشن لوگوں کی کم ہے, اور یہ والا کھانا سستا ہوتا جا رہا ہے جی مقابلے میں جو صحت مند کھانے کے, تو یہ ساری چیزیں, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا میں پاکستان 2nd نمبر پہ ہے شوگر کے معاملے میں. ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے نا, گھر میں اگر ٹینڈے پکے ہوئے ہیں یا کدو پکا ہوا ہے یا بھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بچے تو منہ نہیں لگاتے اس کو. یہ بالکل ایسی ہے. اور اس کو جیسا آپ نے کہا نا, یہ بھی والدین کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی یہ دیکھتے ہیں. زیادہ تر والدین بھی جو ہے اس پہ موبائل پہ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سو کنیکشن ختم ہو گیا. پھر دوسرا جو ایجوکیشن ہے صحت مند, جو پہلے اسکولوں میں کالجوں میں دی جاتی تھی کہ یہ صحت مند ڈائٹ ہے, یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں, وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ابھی اسی لیے ڈاکٹرز جو ہیں جس میں نے کہا ہے کہ دے آر فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل. ڈاکٹر صاحب ٹرانسپلانٹ ہو گیا, ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک پیشنٹ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اپنی روٹین لائف میں واپس آنے کے لیے یا مکمل صحت یاب ہونے کے لیے؟ اس کو سر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جو ٹائم ہاسپٹل کے اندر ہے اور جو ٹائم گھر پہ ہے. تقریباً آپریشن کے بعد آن این ایوریج 2 سے 3 ہفتے کے اندر ریسیپینٹ یا مریض جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو جب وہ پیشنٹ ڈسچارج ہو کے گھر جاتا ہے تو اپنی روزمرہ کی زندگی کے ریگولر کام وہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ واش روم جانا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, واک کرنا, ایکسرسائز چھوٹی ہلکی پھلکی, یعنی کہ جس کے اندر ہے. اور جو کپڑے چینج کرنا یا 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر تک باہر تک جانا وہ کر سکتا ہوتا ہے. جو ریگولر لائف جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اپنی آفس ڈیوٹی جوائن کرنا یا اس کے لیے تقریباً ہم 3 سے 6 منتھس کا اس کو پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب اس کی دوائیاں کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی ہیں تو اس وقت اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اپنی ریگولر روٹین لائف کی طرف آ جائے. ورنہ جب وہ ڈسچارج ہو کے گھر جاتا ہے تو اس وقت اپنی ریگولر جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی نے تھوڑی بات کی کویکس کے حوالے سے, تو بھی بہت زیادہ کویکری موجود ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے کویکس جو کہ اسٹیرائڈس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ استعمال کراتے ہیں, تو اس طرح کی جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں کیا یہ بھی لیور کو افیکٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل. اور ابھی بہت بڑا ایک مسئلہ, اس کو ہم انگریزی میں یا اپنے اس کو ڈرگ انڈیوس لیور انجری یا ڈیلی شارٹ کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ, اور یہ کافی کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی, کیونکہ جو دوائی کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے وہ کئی دفعہ وائرل ہیپاٹائٹس کی طرف لگتا ہے, کئی دفعہ آٹو امیون کی طرح لگتا ہے, کئی دفعہ اور طرح لگتا ہے. سو کافی ماسک کرتا ہے اور اس کو پتہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. لیکن یہ آپ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہم اب بہت زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں نہ صرف ہماری جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں بلکہ ہربل میڈیسن ہے, بہت ساری جو طاقت کی دوائیاں ہیں, شربت ہیں, معجون ہیں, اس کے بعد جو ایون ہیلتھ سپلیمنٹس ہیں, وائٹامن جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بنائن ہیں, ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی جگر کو انجری کرتی ہیں. اور ان میں سے خوش قسمتی سے زیادہ تر مریض تو جلدی سے صحت ہو جاتے ہیں, لیکن 1% ہے 10% کے قریب جن کو کہ سویئر یعنی کہ بہت شدید مرض ہوتا ہے اور کئی دفعہ ان کو ٹرانسپلانٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ نیٹ پہ جو دکانداریاں لگی ہوئی ہیں, ہر بیماری کا علاج میگنیشیم
ग्लिसराइड, ठीक है जी, हाँ ग्लिसरेट शायद है, ठीक है। कॉलर है जी, डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो स्मोकिंग होती है और नशवार वगैरह टाइप की जो चीज होती है जो लीवर को अफेक्ट करती है, तो इसको तंबाकू नशी से कोई लीवर अफेक्ट होता है या ये सिर्फ बाकी? जी बिल्कुल, इसको अफेक्ट करती हैं। स्मोकिंग देखा ये गया कि कोई भी मर्ज हो जिगर का उसको ज़्यादा कर देती है, उसको उसकी शिद्दत को ज़्यादा कर देती है। और इसी तरह नस्वार के अंदर जिसके अंदर तंबाकू होता है, तंबाकू के इस्तेमाल के साथ ये जिगर की बीमारियां जो हैं उनकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के बाद क्या एक पेशेंट को सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है? जी, ट्रांसप्लांट के बाद आमतौर पर मरीज़ को सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि जो जिगर मरीज़ को लगाया जाता है वो जिगर का इंसान का अपना नहीं होता, वो किसी से लेकर उसको लगाया जाता है। तो उसको जिगर को जो इंसान की इम्यूनिटी है वो समझती है ये एक फॉरेन बॉडी है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, तो उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए उस पर अटैक करती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और उसकी वजह से जिगर जो है वो सेफ़ रहता है, काम करता रहता है। तो इसलिए यानी दवाई खा के तो अपनी रूटीन लाइफ को एक नॉर्मल बंदे की तरह गुजार सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे भाई वो नेट की दुकानदारियों की कि इसमें मैग्नीशियम वगैरह और इस तरह की, उसमें बताया जाता है कि जनाब ये हर बीमारी का इसमें हल मौजूद है। क्या अपने तौर पर विटामिन को बेदरेग इस्तेमाल करना जो है वो भी डेंजरस हो सकता है? जी, मुनासिब नहीं है वो। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी जो विटामिन्स हैं, बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स जिनको हम कहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, वो भी सेफ़ नहीं है जिगर के लिए। डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स गलती से दवाई छोड़ दे और कुछ ऐसा ना खाए तो क्या लिवर डैमेज होने का खतरा होता है? सर, इसमें डिपेंड करता है कि उसने दवाई कितने अरसे के लिए छोड़ी है। अगर तो 1 या 2-3 दिनों की बात है तो उस सूरत में तो उसका डैमेज रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर वो हफ्तों महीनों दवाई नहीं खाएगा तो उसके लिए ऐसे रिवर्सिबल डैमेजेस हो जाएंगे जो कि अल्टीमेटली लिवर को इस तरह से डैमेज करते हैं कि लिवर वापस फंक्शन रीगेन नहीं कर पाता। तो उस सूरत में शायद उसको रीट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आमतौर पर डॉक्टरी में ये कहा जाता है कि आप रोटी खाना भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन दवाई खाना मत भूलें। तो डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं फैटी लीवर के हवाले से। मैंने पहले भी डॉक्टर साहब से की कि मैं पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर है। तो क्या अभी डॉक्टर साहब ने कहा जी कि हम सिर्फ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके साथ कोई दवाई भी ऐसी है जो फैटी लीवर में इफेक्टिव होती है? जी, दवाइयाँ भी आ गई हैं। सबसे जो ज़रूरी बात जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी डाइट उसके करनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अभी कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो वज़न कम करती हैं और शुगर कंट्रोल कर रखती हैं, जो इनको टीके के तौर पर भी दिया जा सकता है, खाने के लिए भी दवाइयाँ भी होती हैं। और खुशकिस्मती से अभी कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आ गई हैं कि जो अर्ली डैमेज लिवर को होता है, जिसको हम कहते हैं अर्ली फाइब्रोसिस अपनी ज़ुबान में, जिसमें अंग्रेज़ी में स्कारिंग समझ लें उसका। तो अगर वो हो रही हो तो उसके लिए भी दवाइयाँ आ गई हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये दवाई जो फाइब्रोसिस भी कम करती है, ये तकरीबन 30 से 40% में इफेक्टिव होती है। लेकिन देखा ये गया है कि अगर वज़न कम करें, अपना शुगर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल करें, तो यही दवाई जो है 60-70% में इफेक्टिव हो जाती है। सो लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ना सिर्फ ये कि जी आपने ख़ुद कोशिश करनी है, बल्कि अपना माहौल चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यानी कि हम अब मुल्क का माहौल तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपने घर का माहौल ज़रूर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा है, अपने बच्चों से मोबाइल ना लें, उनको मोबाइल ले लें, उनसे आप स्क्रीन टाइम उनका कम करें, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, उनको बाहर निकालें, एक्सरसाइज पे ले जाएं, उनसे बात करें। ये सारा अगर हम खुद करेंगे तो ये सारा, अपने घर में घी और मीठी चीज़ें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये ना लेके आएँ, तो घर से मसला हल होगा इस मुल्क का। ये इस मुल्क में मुश्किल है कि हम मुल्की सतह पे इतनी पॉपुलेशन के लिए कोई बहुत बड़ी इंटरवेंशन करें जो कि इफेक्टिव, सवाए एजुकेशन की, जो कि आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए क्या कोई एज लिमिट भी है? बाय एंड लार्ज कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट से ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट फिज़िकली ख़ुद कैसा है, ठीक है। और लिवर की बीमारी के साथ और जो बीमारियां हैं उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज कितना है। फ़र्ज़ करें अगर किसी मरीज़ को शुगर या ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से जिगर उसका इस हद तक जिगर की दिल इस हद तक ख़राब हो चुका है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी टॉलरेट ही नहीं कर पाता, तो उसको तो लिवर ट्रांसप्लांट ऑफ़र नहीं किया जाता। तो आमतौर पे बच्चों से लेकर 70 साल तक के मरीज़ों तक के लिए, अगर वो 70 साल का मरीज़ ठीक है, फ़िज़िकली ठीक है, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी
टॉलरेट कर सकता है और उसको एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो हम ट्रांसप्लांट उस मरीज़ को ऑफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब जैसे भी मैं सवाल हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया था कि नस्वार और स्मोकिंग जो है वो लिवर के लिए कितना डेंजरस हो सकती है, तो ऐसे और कौन से सब्सटेंसेस हैं जैसे अल्कोहल या और ऐसे जो नशे हैं या इस तरह की कोई और सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्ट लिवर को इफेक्ट करते हैं? जी जैसा आपने पॉइंट आउट किया, अल्कोहल बिल्कुल करती है, डायरेक्टली करती है। जो दूसरे हेरोइन वगैरह हैं, दूसरी जो नशे हैं उनको इंजेक्ट किए जाते हैं उनके साथ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV जो है ये बहुत हो जाता है, तो वो इसलिए फिर इनडायरेक्टली वो ट्रांसमिशन करते हैं। कुछ और केमिकल्स भी हैं, इनके अंदर कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कि कई दफ़ा डायरेक्टली लिवर को डैमेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने कहा। सो उसके बाद ये दवाइयाँ जिस तरह सप्लीमेंट्स हमने पहले भी बात की उस पर, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कई दफ़ा लोगों का ख्याल होता है कि ये ठंडी हैं, बड़ी अच्छी हैं उसके लिए, तो वो उसको डैमेज करती हैं। मगर ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताया ना कि हम कभी सफ़र करें तो दीवारों पे स्टार लगे होते हैं जिगर की गर्मी। जी, ठीक है जी। अरे ये जिगर की गर्मी क्या होती है जी? ये जिगर की गर्मी बेसिकली बहुत सारे लोग हकीम हैं, पैरामेडिक्स हैं जो इलाज करते हैं, और क्योंकि वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो मरीज़ को समझ आए, क्योंकि डॉक्टर्स का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा कम्युनिकेशन को इतना अच्छा नहीं होता और वो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जो बाकी लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो मरीज़ को आसानी से समझाने के लिए कि जी जिगर की आपको बीमारी है या हमारा ख्याल है कि जिगर की बीमारी है, तो वो इसको जिगर की गर्मी कहते हैं। जिस तरह आपने आमतौर पे सुना होगा बहुत सारे मरीज़ पेट की तकलीफ़ और गैस की तकलीफ़ कहते हैं, तो इस तरह क्योंकि ज़ाहिर है मरीज़ के पास टेक्निकल वोकैबुलरी नहीं होती तो वो इस तरह की बात है, तो ये इस तरह ये टर्म इस तरह है ताकि मरीज़ को एक समझ आ जाए कि मुझे जिगर का प्रॉब्लम वैसे, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब अगर पेशेंट्स को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो क्या इस हालत में भी आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जिगर जब एज के लिहाज से सवाल पूछा गया तो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो जिगर के मरीज़ होते हैं वो हमारे पास मोस्टली जो प्रेजेंट करते हैं उनकी उम्र होती है 50, 55, 60 साल की उम्र में, और चूँकि वो भी इसी माशरे के रहने वाले अफराद हैं और उनका लाइफस्टाइल भी वैसा ही है जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, तो उनके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापा इस बीमारियाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो ये शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और ऐसी बीमारियाँ अगर तो इस हद तक पहुंच चुकी हुई हैं कि उसको ऐसे एंड ऑर्गन यानी कि दिल, गुर्दे या आँखें, रेटिना या ब्लड वेसल्स इतनी हद तक ख़राब हो चुकी हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे या करने से उनको फ़ायदे की बजाय कोई नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में तो ट्रांसप्लांट उनको ऑफ़र नहीं किया जाता। मोस्टली पेशेंट्स जिनकी ये डिज़ीज़ वेल कंट्रोल्ड होती है और वो अपनी दवाइयाँ ठीक टाइम से ले रहे होते हैं और उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता, तो उन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट ऑफ़र किया जाता है। तो यानी कि इन नटशेल मैं ये कहना चाहूँगा कि उन मरीज़ों के अंदर ये बीमारियाँ मौजूद होती हैं। इन बीमारियों की मौजूदगी की सूरत में देखा जाता है कि उन्होंने किसी ऐसे ऑर्गन को इफ़ेक्ट नहीं किया जो कि अगर हम उस सूरत में ट्रांसप्लांट करें तो उसके लिए जानलेवा हो, तो अगर ऐसा इफ़ेक्ट ना हो तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया। ठीक है डॉक्टर साहब, जो टीन एज ग्रुप है हमारा इस आज के दौर का, और ज़्यादा चेंजेस तो उसमें आई है ना, तो वो मोबाइल कल्चर भी आ गया, कंप्यूटर कल्चर भी आ गया, और यही वो लोग हैं जो रात को डील्स भी मंगवाते हैं। क्या ये टीन एज या इस उम्र के जो पॉपुलेशन है उनमें भी जिगर के प्रॉब्लम देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और ये जो ओवरवेट होना और उसके साथ ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मैंने बात की थी, ये काफ़ी बढ़ गया। हमारे पास क्लिनिक में मरीज़ आते हैं जो कि बिल्कुल यंग होते हैं, वो ख़ुद भी हैरान होते हैं जब उनके हम टेस्ट करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल चढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ होता है, लिवर एंजाइम्स ठीक नहीं होते, और अल्ट्रासाउंड कराएं तो फैटी लिवर होता है या डैमेज होता है लिवर को, तो वो ख़ुद भी बड़े सरप्राइज़ होते हैं। और उनके जो वालिदैन हैं या बाकी लवाकिन जो हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं कि इस यंग एज में। और सबसे जो ज़रूरी बात या जो अहम बात वो ये है कि वो उनको कोई अलामात नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, और यही वो डेंजरस बात है, क्योंकि अगर ना करवाएं आप टेस्ट तो जो हमारे पास आते हैं तो पता नहीं चलता, और फिर जब आते हैं तो मर्ज़ काफ़ी बढ़ चुका होता है कई दफ़ा। जब डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान के किस किस शहर में लिवर ट्रांसप्लांट की जो सहूलत है वो मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब काफ़ी हद तक बहुत सारे शहरों के अंदर ट्रांसप्लांट की सहूलत मैसर है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम प्रोविंस वाइड डिवाइड करते हैं। पंजाब के अंदर जो लाहौर है उसके अंदर ट्रांसप्लांट एडवाइस, रावलपिंडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है,
इसके अलावा सेंटर में देखें तो इस्लामाबाद में ट्रांसप्लांट यानी कि ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसके अलावा सिंध में कराची में किया जा रहा है और गम्बट के अंदर ये ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विस अवेलेबल है। और आरबी की डॉक्टर साहब, नॉर्मली जब जिगर की प्रॉब्लम आती है तो टांगों पे और पेट में सोजिश हो जाती है, जी जी। इसकी क्या रीज़न होती है? जी, पेट में पानी पड़ जाता है। अच्छा। और टांगों पे भी इसलिए होती है कि वो पानी जमा हो जाता है जिस्म में एक्स्ट्रा, जिगर की वजह से, जिसे हम कहते हैं नमकियात और पानी जो है वो जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि जिगर और किडनी मिल के इसको नॉर्मल आदमी के अंदर जो नमक का तवाज़ुन है और पानी का तवाज़ुन है वो कायम रखते हैं। तो जब इनका प्रॉब्लम होता है, इनकी जो फंक्शन है या इनका जो काम है उसको अफेक्ट होता है, तो फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं तो फिर सोजन शुरू। डॉक्टर साहब, ये जो आम यरकान होता है जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, जिसमें आंखें पीली हो जाना, जिस्म का पीला हो जाना, क्या हम नॉर्मल कहते हैं ये खुद बहुत ठीक हो जाता है? जी जी। तो क्या ये भी लिवर को डैमेज कर सकता है? जी, देखा ये गया है कि आम तौर पे जो पीलिया कहते हैं या पब्लिक कहती है, साइंटिफिक कम्युनिटी या डॉक्टर्स तो नहीं कहते, वो पीलिया कहते हैं हेपेटाइटिस ए और ई को, जी। जो एक्यूट हेपेटाइटिस जिसको हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो और भी 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग जो कि जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, जिनकी कुछ और बीमारियाँ जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो या वो दवाइयाँ ले रहे हों, उनके अंदर हेपेटाइटिस ई जिस तरह है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम भी कर सकता है और डैमेज कर सकता है। या जिस तरह ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है पेशेंट की, जिसका गुर्दे ट्रांसप्लांट हुए हुए हैं, जिगर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है बाकी, और वो इम्यूनोसप्रेसिव पे है, उनको जब हो जाए तो उनमें भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, लंबा कर सकता है। लेकिन जनरली नहीं। हेपेटाइटिस ए जो है वो बचपन में होता है और फिर दोबारा नहीं होता है हमारी कंट्रीज़ में। उन कंट्रीज़ में जहाँ, उन मुल्कों में जहाँ हाइजीनिक कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, उनमें बड़ों में भी देखा जाता है ये। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को ये बताएं कि जो एक जरकान नौज़ायदा बच्चों में होता है, जी जी, और जिनको डॉक्टर कहते हैं जिनको धूप में रखें, जी, जी, क्या वो भी यरकान होता है? और वो भी डेंजरस हो सकता है? यरकान बेसिकली जब आंखें पीली हो जाएं या स्किन पीली हो जिसको कहते हैं, उसकी कई वजूहत होती हैं। बच्चों में ना सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जिसको हम कहते हैं, उस वक्त तक उनके सिस्टम मैच्योर नहीं हुए होते हुए जिगर के, जिसकी वजह से उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, या उनका खून टूटने का मसला भी हो सकता है, या कुछ और अमराज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ आंखें पीली होने का ये मतलब नहीं है कि हेपेटाइटिस है, इसका मतलब है और भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मसलन खून के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिगर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जिगर की नालियों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो बनी ना हो या रुकावट हो उनमें या मसलन। तो इसलिए डॉक्टर्स को दिखाना और दिखाना ज़रूरी होता है कि फिर वो डॉक्टर तशख़ीस करते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के बाद कितनी देर के लिए एक मरीज़ को फॉलोअप पे आना होता है या डॉक्टर को रेगुलर चेक कराना होता है? और अगर उससे को कोताही हो जाए, फॉलोअप पे ना आए, चेक करवाना छोड़ दे, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता तकरीबन सारी ज़िंदगी का बन जाता है। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि शुरू इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट तो फॉलोअप ज़रा क्वाइट फ्रीक्वेंट होते हैं, जल्दी होते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते के हिसाब से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का वक्त बढ़ता चला जाता है तो यही फॉलोअप 3 मंथ्स 6 मंथस या ईयरली फॉलोअप तक चला जाता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट अगर आप ठीक हैं तो वंस अ ईयर ज़रूर फॉलोअप करना चाहिए। डाउन द लाइन आफ्टर 5-6 ईयर्स जब ट्रांसप्लांट मुकम्मल तौर पे हो चुका और पेशेंट को भी उस वक्त तक अपनी बीमारी की और ट्रांसप्लांट की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होती है, तो ईयरली फॉलोअप है। अदरवाइज़ जो ट्रांसप्लांट का पहला साल है उसके अंदर 3 मंथली हम फॉलोअप्स करते हैं, या अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर उसको हम जल्दी भी फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी जी है। जी। डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता किसी का लिवर कैंसर डायग्नोज होता है और इब्तदाई स्टेज पे डायग्नोज होता है, तो क्या ऐसे पेशेंट्स का भी लिवर ट्रांसप्लांट करके तो उसको सेव किया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसीलिए हम जिन लोगों को सिरोसिस हो जाता है उनको हम एक रेगुलर सर्विलेंस पे डालते हैं, यानी कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनका एक खून का टेस्ट करते हैं। उससे में अंदाज़ा हो जाता है कि अर्ली है। उसमें आइडिया भी यही होता है, या उसमें जो हम जोर भी देते हैं वो यही इसी बात की वजह से देते हैं कि जितना जल्दी पकड़ा जाए, जितना छोटा पकड़ा जाए, उतना उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में या बिल्कुल शुरुआत में अगर हम कैंसर हो जाए तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, और बहुत सारे इफेक्टिव इलाज हैं जो कि क्यूरेटिव हैं।
डॉक्टर साहब जिगर नया लगा दिया बंदे को, आपने बंदा ठीक हो गया, रूटीन लाइफ में आ गया, और फिर उसने वही कोई मीठा शीठा खाना शुरू कर दिया और थोड़ी सी बदपरहेज़ी शुरू कर दी, तो क्या इस बात का चांस भी हो सकता है कि जो आपने नया जिगर लगाया वो भी ख़राब हो जाए? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में मसला ये है कि जिगर की जिस बीमारी के लिए उसका ट्रांसप्लांट किया गया, अगर तो उसका हल ना किया गया ट्रांसप्लांट करने के बाद या ट्रांसप्लांट करने से पहले, तो लाजमी अमर है कि वो बीमारी उस नए ट्रांसप्लांटेड जिगर को भी मुतासर करेगी और उसके अंदर मसले मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी के लिए किया गया, हेपेटाइटिस सी के लिए किया गया, या फैटी लिवर या या अल्कोहल के लिए किया गया, जिसकी वजह से जिगर डैमेज था। तो अगर वो उस चीज़ से अवॉइड नहीं करेगा तो लाजमी अमर है कि जिसने अपने नेटिव जिगर को ख़राब किया वो नए को भी करा देगा, तो उसको भी नए को भी करा। डॉक्टर साहब क्या इसमें कोई हमारा विरासती जो अनासर है उसका भी कोई अमल दखल है? मतलब कि फैटी लिवर ही है तो एक फैमिलीज में पाया जा रहा है फैटी लिवर, तो क्या वो जीन्स में आगे ट्रेवल करेगा? बिल्कुल है, बहुत अच्छा आई थिंक आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल है। जिस तरह कुछ जीन्स हैं जो कि PNPA जिसे हम कहते हैं, अगर वो हों तो उन लोगों को फैटी लिवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को शुगर है, और शुगर क्योंकि मरूसी चलता है, और शुगर जिन लोगों को है उनमें 60 to 70% चांस है कि फैटी लिवर हो जाएगा। इसी तरह अगर वज़न ज़्यादा चल रहा है फैमिली में, या दिल की बीमारी है, बाकी सारा है, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का चांस है या कि ये आपको जिगर की बीमारी हो जाएगी। और डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या हमारे जो स्ट्रेस और ज़हनी दबाव है ये भी हमारे लिवर को इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। इसमें आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एलोस्टैटिक लोड। अगर आप देखें, आप माशाल्लाह खुद भी करते हैं साइकोलॉजी उसमें, और उस एलोस्टैटिक लोड में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलोस्टैटिक लोड जो है उसको मेनली जो भी उसका रिस्पॉन्स इंटीग्रेट करता है वो दिमाग करता है। तो जी तो इससे भी वो जी बिल्कुल स्ट्रेस जो है, क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, जी वो जिस समय ये सारी जो आप मैंने डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पहले हम इसको आज से 20-25 साल पहले डॉक्टर भी नहीं मानते थे, लेकिन अब वो कन्विंस्ड हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल डेफिनेट तौर पे इन बीमारियों इफेक्ट करती है। डॉक्टर राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की है जिसका उसने इलाज पैदा नहीं किया, लेकिन अगर कुछ बीमारियों का इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ तो उसकी जस्तजू में इंसान लगा हुआ है, और उम्मीद की जा सकती है कि आज नहीं तो कल उनका इलाज भी दरियाफ्त हो जाएगा। जिन बीमारियों का इलाज मौजूद है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप में कोई इस तरह की अलामत आती हैं, कुछ सिम्टम आते हैं, तो उसमें देर मत करें इलाज के हवाले से, क्योंकि इब्तदाई तशखीस और जल्द इलाज से बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।